हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एक महीने का गैप के बाद अब इंडियन टीम का फाइनली एक तरीके से क्रिकेट का जो शेड्यूल है वो एक तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है। कल 12 जुलाई से एक तरीके से कैरिबियन टूर स्टार्ट हो रहा है और टेस्ट मैचेस से उसका आगाज़ होगा। 2 टेस्ट मैचेस होने हैं और पहला जो टेस्ट मैच है वो कल डोमिनिका में खेला जाएगा। ऑलरेडी इंडियन टीम ने काफ़ी समय पहले ही स्क्वाड अनाउंस कर दिया था और वेस्ट इंडीज़ ने भी क्वालिफायर राउंड चल रहे थे वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद अगर आप देखो कि उन्होंने 13 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस की थी पहले टेस्ट मैच के लिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बट इंडिया की डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है और किन किन नए चेहरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप भी किया गया है, कुछ को रेस्ट भी कराया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा आपको अपडेट ये दे दूंगा कि इंडिया को आगे क्रिकेट खेलना क्या है, क्योंकि ये जो एक पीरियड होता है टाइम का वो ऑलमोस्ट आप देखो यहाँ पे इंडिया को अक्सर गैप मिलते हैं, थोड़ा सा उनको फ्री किया जाता है। मतलब मैचेस उतने शेड्यूल्ड नहीं होते हैं, खासकर ये जो जून जुलाई का महीना होता है अक्सर इसमें अगर आप देखो आईपीएल के बाद उतने सीरीज़ एक तरह से शेड्यूल नहीं हुआ होते हैं। यहीं आप देखो वेस्ट इंडीज़ या आयरलैंड इसके बाद इंडिया को जाना है और फिर जाके सितंबर अक्टूबर में फिर घर पे मैचेस होते हैं। 2022 में शायद आईपीएल के तुरंत बाद ही एक तरीके से वो साउथ अफ्रीका का एक तरह से सीरीज़ रखा गया था। बट आमतौर पर आप देखोगे इस टाइम पे सीरीज़ उतने रखे नहीं जाते हैं। अब जैसा कि देखो WTC का फाइनल था आईपीएल के बाद और उसके बाद WTC फाइनल 12 तारीख पे ख़त्म होना था, हालांकि 11 को ही ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अगर आप देखो लगातार एक तरह से एक महीने का ऑलमोस्ट गैप रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो टीम इंडिया हफ्ते 10 दिन पहले ही एक तरीके से वो कैरिबियन के टूर में निकल चुके थे और वहाँ पे काफ़ी समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पहले बारबाडोस पहुँचे थे, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, अब डोमिनिका पहुँच के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होपफुली जो एक तरह से स्टार्ट होगा नए WTC साइकिल का, एक तरीके से इंडिया का भी शेड्यूल एक तरीके से फिर से स्टार्ट हो जाएगा कि जब वो क्रिकेट लगातार खेलेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखो ये कंप्लीट टूर है जिसमें ये जो महीना रहेगा जुलाई का उसमें 2 टेस्ट मैचेस, फिर 3 ओडीआईस खेलेंगे और फिर अगस्त का पूरा महीना आप देखो T20 से भरा हुआ है। 5 T20 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और फिर 3 T20 मैचेस जो कि वो आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली एशिया कप होना है अगस्त 31 से लेके एक तरीके से सितंबर 16-17 तक एक टेंटेटिव शेड्यूल आया था, बट वो भी एक तरीके से फाइनल्स अभी तक नहीं हुआ है बिकॉज पाकिस्तान का अभी भी उस चीज़ पे, मतलब वो अभी भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि हमको एशिया कप पूरा का पूरा जो कि वो पाकिस्तान में कराना है। मतलब और पाकिस्तान का ही कुछ समझ नहीं आता बिकॉज जो उनके प्रीवियस पीसीबी चेयरमैन थे नजम सेठी, उन्होंने एक तरह से अप्रूव करवा लिया था एसीसी से कि कुछ मैचेस जो कि पाकिस्तान में कराए जाए, तो वो ऑलमोस्ट अब तक शेड्यूल आ जाना चाहिए था। बट अभी भी पाकिस्तान में वही चल रहा है कि हमको एशिया कप की जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान में होस्ट कराना है, हम उस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी भी वो लगे हुए हैं कि किस तरह से इधर कोशिश ये किया जाए कि एशिया कप जो कि पूरे पाकिस्तान में किया जाए, या फिर ये भी एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि हम फिर इंडिया नहीं आएंगे अगर आप एशिया कप में इंडिया नहीं आता है। तो वो जो चीज़ थी वो कुछ समय के लिए लगा कि शायद अब सेटल हो चुका है, अब सब कुछ सही हो चुका है। पाकिस्तान में 4 एशिया कप के मैचेस होंगे, बाकी श्रीलंका में होंगे, शेड्यूल भी आ जाना चाहिए था। अब तो वर्ल्ड कप का भी शेड्यूल आ चुका है, बट पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी तक एक तरह से कंटिन्यू है और अभी तक उसका कोई हल नहीं आया है। तो उसको लेकर अभी तक एशिया कप का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन मोस्ट लाइकली आप उसी विंडो में एक तरह से मान के चलिए एशिया कप होगा। और उसके बाद इंडिया की जो मेन टीम है वो वर्ल्ड कप खेलेगी अक्टूबर में, लेकिन उससे पहले भी एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शायद होम सीरीज़ है 3 मैच की। और उसी दौरान आप देखो कि एशियन गेम्स भी होगा और उसमें इंडिया की जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है मेंस टीम की, वो ट्रैवल करेगी चाइना में हांगझू में, वहाँ पे एशियन गेम्स खेलेंगे और उसका भी स्क्वाड अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। 15 जुलाई तक का एक तरह से डेडलाइन है। तो इस तरह से कुछ अगर आप देखो वर्ल्ड कप तक इंडिया का फिक्चर्स है। तो एक मंथ के ब्रेक के बाद एक टाइट एक तरह से शेड्यूल जो कि वो इंडिया फेस करेगी आने वाले टाइम में। तो खैर उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपली हम अभी वेस्ट इंडीज टूर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कल से टेस्ट मैच चालू होना है और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में वहाँ पे मैचेस हैं, थोड़े से जो टाइमिंग्स है वो थोड़े से डिफ़र करेंगे। अब थोड़ा सा आपको अपना जो शेड्यूल है वो एक तरह से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके टाइम के हिसाब से दिन में ही मैचेस होंगे, बट हमारा जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मतलब उनसे आगे है एक तरीके से कहेंगे। हमारा टाइमिंग ऐसा है कि हमें शायद उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, बट फिर भी एज ए क्रिकेट फ़ैन अगर हो डाई हार्ड क्रिकेट फ़ैन, फिर भी आप कोशिश करोगे, क्योंकि जो टेस्ट मैचेस है अक्सर हम देखते हैं, हमें आदत है कि जैसे इंडिया में मैचेस होते हैं
सुबह मैचेस होते हैं, 9:30 बजे से मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं और शाम 4 बजे के आसपास मैच ख़त्म हो जाते हैं। इवन अगर आप इंग्लैंड के टाइमिंग हिसाब से देखो, वो भी एक तरह से हमें शूट करता है, क्योंकि 3:30 बजे के करीब हमारे टाइम के हिसाब से मैच एक तरह से स्टार्ट होता है और रात के 11 11:30 तक एक तरह से चलते हैं, वहाँ तक भी हम ठीक है। लेकिन कुछ आई थिंक जैसे न्यूजीलैंड के टाइमिंग से या ऑस्ट्रेलिया के टाइमिंग से वो बहुत एक तरह से सुबह सुबह मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी कभार हम उठते भी नहीं होते हैं और मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो हमारे यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से 7:30 बजे शाम को मैच स्टार्ट होगा। जो पहली बॉल डलेगी पहले सेशन की, वो 7:30 बजे होगी शाम को। और फिर आप एक तरह से हिसाब लगाते जाइए, 2-2 घंटे का एक सेशन के हिसाब से 9:30 बजे लंच होगा, मतलब लंच की टाइमिंग होगी। फिर अब आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर 10 से लेके 12-10 के आसपास एक तरीके से वो एक सेकंड सेशन होगा और फिर 12:30 से लेके शायद 2:30 तक एक तीसरा सेशन होगा। तो आपको 2 बजे और 2:30 बजे तक एक तरह से जागना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यूसली इस टेस्ट मैच को फॉलो करना चाहोगे, सेशन दर सेशन और बॉल दर बॉल। लेकिन अगर सिर्फ आप स्कोर कार्ड अपडेट आपको जानना होगा, तो फिर आप किसी भी टाइम में आके स्कोर कार्ड देख सकते हो। इनफैक्ट आप सपोज 2 सेशन देख लिया और फिर उसके बाद आप सो गए और फिर सुबह उठ के तीसरा सेशन का आप हाईलाइट्स देख लेना या फिर स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। तो ये कुछ टाइमिंग्स होंगे। बाकी आपको इंडिया का स्क्वाड ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि एक तरीके से प्लेइंग 11 बनाने की। तो आई गेस 16 मेंबर की स्क्वाड थी और उसमें 2 या 3 आई थिंक नए चेहरे थे। आई थिंक 3 थे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार। तो ये कुछ 2-3 नाम ऐसे थे जो कि नए थे और लग रहा है कि शायद 2 का कल एक तरह से डेब्यू हो सकता है। एक तो यशस्वी जायसवाल मोस्ट लाइकली लग रहा है कल डेब्यू कर रहे हैं, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ भी है, बट यशस्वी जायसवाल मोस्ट लाइकली लग रहा है कि जो पुजारा वाला स्पॉट है वो ही लेंगे। और मुकेश कुमार का भी, क्योंकि एक वेस्ट इंडीज़ टूर पे आप आ रहे हो, मोहम्मद शमी रेस्टेड हैं, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, मोहम्मद सिराज के साथ आपको 2 और गेंदबाज ज़रूर पिक करने होंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि हो सकता है मुकेश कुमार को एक स्पॉट मिले। तो अगर हम 11 बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार की होगी। सबसे पहले तो रोहित शर्मा ओपनर होंगे और उनके साथ कौन ओपन करेगा ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बात तो ये चल रही है कि यशस्वी जायसवाल पुजारा की जगह पे नंबर 3 खेल सकते हैं, बट इनके इसकी टीम इंडिया यही सोचे कि जायसवाल ने अभी तक जो क्रिकेट खेला है वो ओपन करते हुए खेला है। तो ऐसे में हम शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर ट्राई कर सकते हैं, जो कि उन्होंने पहले भी किया हुआ है, और यशस्वी से ओपन करा लेते हैं। तो उस केस में यशस्वी जायसवाल भी ओपन कर सकते हैं रोहित के साथ और शुभमन गिल हो सकता है नंबर 3 पे खेले। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो मान के चले रोहित शर्मा नंबर 1, फिर नंबर 2 और 3 पे आपके जायसवाल और गिल, या फिर गिल और जायसवाल हो गए। नंबर 4 और नंबर 5 को आपको पता है काफ़ी समय से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ही हैं। बीच में हालांकि अजिंक्य रहाणे के ऊपर सवाल उठे थे, वो टीम से ड्रॉप भी हुए थे, बट वो वापसी कर चुके हैं और वाइस कप्तान भी है टीम के, तो वो नंबर 5 पे रहेंगे। नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा, एज ऑफ नाउ वो जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं वो आज प्योर बैटर भी खेल सकते हैं टीम इंडिया में, बट अब वो बॉलिंग से भी एक तरह से यूटिलिटी देंगे। बाकी नंबर 7 पे टीम इंडिया को हो सकता है कॉल लेना पड़े, क्या वो के एस भरत के साथ, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और WTC के फाइनल में खेला है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है विद द बैट, कीपिंग भी ठीक ठाक ही रही है, बट क्या उनके साथ वो कंटिन्यू करना चाहेंगे एक और सीरीज़ के लिए, या फिर ये देखेंगे कि ईशान किशन को ट्राई किया जाए, क्योंकि अगला जो टेस्ट सीरीज़ है वो साउथ अफ्रीका में है और वो भी जाके दिसंबर में। तो मैं भी ये कोशिश कर सकते हैं कि ईशान किशन को ट्राई कर लिया जाए। तो वहाँ पे एक कॉल जो कि वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कल जब टॉस होगा तभी एक तरह से मालूम होगा। बाकी नंबर 8, 9, फिर 10 और 11 4 स्पॉट रहती हैं, तो इसमें टीम इंडिया को ये डिसाइड करना है कि क्या वो 4 सीमर के साथ जाएंगे या फिर अश्विन को खिलाएंगे। तो अगर अश्विन को खिलाते हैं, अगला स्पिनर जो दूसरा स्पिनर होगा, क्योंकि आइडियली खेलने चाहिए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। प्लस वेस्ट इंडीज़ में भी जो कंडीशन होती है वो उतना, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिन को मदद नहीं करेगी। तो मे बी अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जैसे कंडीशन में हो सकता है कि आप अश्विन को नहीं खिलाओ, बट वेस्ट इंडीज़ पे तो ज़रूर खिला सकते हो। तो वेस्ट इंडीज़ में उनको खिलाना चाहिए नंबर 8 पे। और फिर 3 पेसर, एक तो मोहम्मद सिराज हो गए, और बाकी आपको चॉइस करने होंगे 4 में से, जिसमें शार्दुल ठाकुर भी हैं, नवदीप सैनी है जो कि ऑलरेडी कुछ मैचेस खेले हुए हैं इंडिया के लिए, या फिर जयदेव उनाडकर जो कि कमबैक किया था टेस्ट में, बांग्लादेश सीरीज़ में एक मैच उनको मिला भी था, क्या उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर मुकेश कुमार के साथ जो डेब्यूटेंट होंगे उनके साथ जाएंगे। तो ये कुछ देखना है। आई थिंक शार्दुल ठाकुर का आई थिंक जो केस बनता है वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर बनता है, और वो उस सिचुएशन में खेलते हैं जहाँ पे आप सेना कंट्रीज़ में, और मतलब साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे खेलते हो,
और आपको चाहिए होता है कि एक फोर्थ सीमर और जो कि थोड़ा सा बैटिंग भी कर ले, तो उस कंडीशन में आप देखो अश्विन के जगह पे शार्दुल ठाकुर भी खेले हैं। इंग्लैंड में आप देखो जो 2021 वाला सीरीज़ था उसी रोल में वो खेले। इवन आप WTC का फाइनल देखो उसी रोल में फिर से शार्दुल ठाकुर खेले। बट क्या यहाँ पे वो उसी रोल में खेलेंगे, क्योंकि शायद आप एज अ थर्ड सीमर शार्दुल ठाकुर को पिक ना करो, वहाँ पे आप कोशिश करोगे स्पेशलिस्ट ऑप्शन के पास जाए। तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे मुकेश कुमार और जयदेव उनादकर दोनों ही खेल सकते हैं। एक लेफ्ट हैंडेड फैक्टर भी आपको मिल जाएगा जयदेव उनादकर का, और साथ ही मुकेश कुमार को भी आप एक तरह से ट्राई आउट कर लोगे। आई थिंक यही दोनों को खेलना चाहिए भी। शार्दुल ठाकुर ठीक है, अच्छे गेंदबाज हैं और अच्छा भी कर रहे हैं लगातार, बट अगर यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, क्योंकि शमी सिराज ये तो आपके दो पक्के हो गए, इसके बाद बुमराह जब भी वापसी करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है कि डायरेक्टली टेस्ट में वापसी करें, तो आपको थोड़ा सा बैकअप्स चाहिए। आपको शार्दुल ठाकुर का पता है कि वो क्या एक तरह से यूटिलिटी देते हैं। तो ऐसे में मैं तो यही चाहूँगा कि आप मुकेश कुमार को यहाँ पे देखो और जयदेव उनादकर को भी अपॉर्चुनिटी दो। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन यूटिलाइज देम। तो इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद वनडेज़ भी हैं, बट वनडेज़ में आप शायद उनको ना खिलाओ, तो टेस्ट में उनको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि सिराज, जयदेव उनादकर और मुकेश कुमार, ये आपके 3 पेसर होने चाहिए, इतना इनफ है। और बाकी हमेशा से जब ओवरसीज़ में आप जब फंसते हो अश्विन और शार्दुल ठाकुर वाला केस, तो मेरे हिसाब से ज़रूर आपने अश्विन को WTC में बिठा दिया था, बट यहाँ पे उनको ज़रूर खिलाइए। और शार्दुल थोड़े से अनफॉर्चुनेट ज़रूर होंगे मिस आउट करने से, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है विद द बॉल विद द बैट, भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बट फिलहाल जो मैंने 11 कहा उसी के साथ मैं चलना चाहूँगा, और मोस्ट लाइकली वही 11 हो सकती है। बाकी अगर वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करें तो मैं आपको जो 13 मेंबर की उनकी स्क्वाड है वो बता देता हूँ। कुछ नाम ज़रूर वहाँ से मिसिंग है, बट फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। क्रेग ब्रैथवेट उनके कप्तान है, इसके अलावा जर्मन ब्लैकवुड हैं, अली कथनजे, इसके बाद तेग नारायण चंद्रपाल जो शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे हैं, रॉकिम कर्नवॉल जो उनके ऑलराउंडर हैं, थोड़े से भारी भरकम प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, CPL में भी आप उनको देखा होगा सेंट लुसिया की तरफ से खेलते हुए। बाकी जेसन होल्डर ऑलराउंडर है, अभी रिसेंटली वो खेल रहे थे ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। रोमन रेफर हैं, इसके अलावा किर्क मैकेंजी, जोशुआ डिसिल्वा उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, सैनन गैब्रियल, अल्जारी जोसेफ, केमार रोच, ये उनकी पेस बैटरी होगी जो कि बहुत अच्छे इन कंडीशन में है। और जोमेल वरिकान जो उनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो स्पिनर हैं। तो ये ओवरऑल उनके जो कि 13 के मेंबर की स्क्वाड है। इससे अगर आप 11 बनाना भी चाहोगे तो वही देखो, ब्रेथवेट और उनके जो चंद्रपॉल है वो ओपन करते हैं। और इसके अलावा नंबर 3 पे आपको शायद रोमन रिफर दिखे, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वाला पिछला जो सीरीज़ खेले थे उसमें वो नंबर 3 खेले थे। फिर ब्लैकवुड 4 हो जाएंगे। नंबर 5 पे अगर वो जो उनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन अथनजे, अगर उनको खिलाना चाहे, उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, या फिर वो नंबर 5 से नंबर 7-8 तक ऑलराउंड ऑप्शन रखे, जिसमें आपके रॉकिन कॉर्नवॉल आ जाएंगे, जेसन होल्डर आ जाएंगे, फिर जोशुआ डिसिल्वा भी होंगे। तो ये थोड़ा सा वो जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो होगा। उसके बाद ऑब्वियसली अल्जारी जोसेफ, केमार रोच, गैब्रियल, ये इनकी पेस लाइनअप हो सकती है। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर एक एक्स्ट्रा खिलाना जाए तो वो जो वारिकन है उनको खिला सकते हैं। तो यही कुछ इनकी कॉम्बिनेशन होगी। तो अगर दोनों टीमों का एक तरह से हम कंपैरिजन करें तो इंडिया फार सुपीरियर है। और वेस्ट इंडीज़ अगर कहीं पे भी हल्का सा इंडिया को ट्रबल कर सकती है वो है वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग लाइनअप है, जो उनकी पेस बॉलिंग लाइनअप है, क्योंकि केमार रोच, गैब्रियल, अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर उसको ऐड कर दो, ये सब अच्छे गेंदबाज है। टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा ही किया है वेस्ट इंडीज़ में, और उनके होम कंडीशन में अच्छा करते हैं। और प्लस इंडियन बैटिंग अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम्स उतनी अच्छी रही नहीं है, कि एक तो घर पे जो कंडीशन मिले उसमें अगर आप देखो कि बहुत सारे टर्निंग ट्रैक्स पे खेले हैं, तो जो एवरेज है वो भी कम है और लगातार रन्स भी नहीं आए हैं उसमें। बहुत आप गिने चुने एक तरह से बैट्समैन देखोगे जिनके कुछ बड़े रन्स आए होंगे। आई थिंक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उठा लो, आई थिंक एक रोहित शर्मा का नागपुर में शो आया था शायद, शुभमन गिल और विराट का जाके जो लास्ट टेस्ट अहमदाबाद में खेला था, बिल्कुल सपाट विकेट थी, उस पर रन आया था। बाकी अजिंक्य रहाणे ने WTC का फाइनल एक खेला है जिसमें थोड़े बहुत उन्होंने रन किए हैं। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल डेब्यूटेंट होंगे। केएस भरत पे उतना आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अभी, और ईशान किशन अगर खेलते हैं तो वो एक और डेब्यूटेंट होंगे। बाकी एक रविंद्र जडेजा हुए शायद जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। तो ओवरऑल मैं अगर इस बैटिंग लाइनअप को देखता हूँ तो मुझे 2 नाम एक तरह से दिखते हैं। बिकॉज एक तो रोहित शर्मा, क्योंकि रिसेंट टाइम्स अगर आप देखो तो फिर भी एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है और मुश्किल कंडीशन में रन ज़रूर बनाए हैं। और दूसरे मेरे रविंद्र जडेजा, जो कि डाउन द ऑर्डर अच्छा किया है।
विराट कोहली से एक्सपेक्टेशन बहुत है, बट रिसेंट टाइम्स में उनका भी फॉर्म जो कि वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। शतक ज़रूर आया था ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज़ में, आई थिंक लास्ट जो टेस्ट मैच था, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़े से डिफरेंट होंगे तो लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद ज़रूर रहेगी विराट कोहली कमबैक करे फॉर्म में और एक अच्छे ये सीरीज़ है उसको एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। और क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है तो फिर रोहित, विराट, शुभमन गिल इन सभी कैरेक्टर से अच्छे फॉर्म में रहना ज़रूरी होगा, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो और या फिर ओडीआई फॉर्मेट हो। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको दोनों टीमों का जो प्लेइंग गेम हो सकता है उसके बारे में बता दिया है। और फेवरेट्स ऑब्वियसली इंडियन टीम ही होगी 2-0 से जीतने के लिए। और जैसा कहा कि एक एस्पेक्ट है जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, वो है उनकी बॉलिंग, थोड़ा सा वहाँ पर ट्रबल ज़रूर कर सकते हैं। अब बैटिंग वाइज आप ज़रूर उम्मीद करोगे कि क्रेग ब्रेथवेट एक आधा अच्छी इनिंग्स खेल दे या जेसन होल्डर से एक आधा अच्छी इनिंग्स आ जाए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बट बहुत मुश्किल होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के लिए। खैर देखते हैं ये सीरीज़ का क्या होता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपकी क्या टीम है दोनों ही टीमों के लिए, जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मैच के बाद बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।